पिछले 10-15 दिनों में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में 3 लेख छपे हैं, 18 से 30 मार्च के बीच। इन लेखों में बताया गया है कि किस तरह से मोदी सरकार अदालतों को अपने कब्जे में ले रही है। इसके अलावा मार्च में ही एक कानूनी समारोह में नेशनल लॉ स्कूल के एक्स वीसी डॉक्टर मोहन गोपाल ने भी बताया है कि किस तरह से अदालतों में मोदी समर्थक भक्त माफ करिए डॉक्टर मोहन गोपाल ने बताया है कि किस तरह से अदालतों में ऐसे जज बढ़ते जा रहे हैं जो फैसला देने के लिए संविधान की जगह मोदी का मुंह देखते हैं। एक बार फिर से माफ करिएगा, डॉक्टर मोहन गोपाल ने बताया है कि किस तरह से जज फैसला देने में संविधान और कानून की किताबों की जगह वेद और पुराणों का मुंह देखने लगे हैं। शुरू करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से। 30 मार्च को छपे एक लेख में न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि आखिरी बार किसी नेता ने इतनी ताकत तब बटोरी थी जब 1970 में इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी का ऐलान किया था। तब अदालतें भी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफ रखने में नाकामयाब हो गई थी। अब भारत में घोषित इमरजेंसी तो नहीं है, मगर जैसे जैसे 2024 पास आता जा रहा है और जैसे जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की डेमोक्रेटिक पिलर्स पर अपनी ग्रिप और टाइट करते जा रहे हैं, उसी तरह से जुडिशरी भी उनकी मदद करती जा रही है। और भारत की जुडिशरी न सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता तैयार कर रही है, बल्कि विपक्ष मुक्त भारत की भी जमीन तैयार करने में लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इसका ताजा उदाहरण राहुल गांधी पर आया गुजरात की एक सेशन कोर्ट का फैसला है, जिसमें राहुल गांधी को मोदी को चोर कहने के लिए समूचे मोदी समुदाय की मानहानि मानी गई है और इसके लिए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। लगभग पूरे अमेरिका भर में 30 मार्च को जो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार छपा है और बंटा है गली गली में, उसमें लिखा है कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, मगर लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मैच तो पहले से ही फिक्स था। और अकेले राहुल गांधी नहीं, देश भर में जितने भी विपक्षी नेता हैं सबको किसी न किसी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, फिर अदालतें उन्हें फटाफट जेल भेज दे रही हैं। अखबार लिखता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार एक ओर तो भारत के जुडिशियल सिस्टम को साम दाम दंड और भेद के जरिए कुंद करने में लगी है, तो दूसरी तरफ ये अदालतों में ऐसे जज बैठा रही है जो फटाफट मोदी जी के हिसाब से फैसले दे रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट में पिछले 7-8 सालों में ऐसे ढेरों जज आए हैं जिन्होंने या तो मोदी सरकार के फेवर में फैसले दिए या फिर मुसीबत भरे संवैधानिक सवालों पर चुप बैठे रहे। कुछ एक ने तो इसका पूरा इनाम भी लिया और राज्यसभा में जाकर अपने पूरे कार्यकाल में बस खर्राटे भरते रहे। मगर जिन जजों ने कुछ रीढ़ दिखाई, मसलन दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर, पहले तो उनको ट्रांसफर कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के लाख कहने के बावजूद उनको उनके कद का हाई कोर्ट भी नहीं दिया। अखबार लिखता है कि मोदी और बीजेपी अदालतों की उसी मजबूरी का भी फायदा उठा रहे हैं जिसमें 50 मिलियन से भी अधिक मुकदमे पेंडिंग हैं और जिसके चलते लोगों को सालों साल मुकदमे में घिसटना पड़ता है। जब तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, भारत की अदालतें आजाद रहीं और उनके कुछ लेफ्टिनेंटों को उन्होंने जेल में भी डाला। मगर 2014 के बाद से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी देश की सभी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, जिनमें भारत की अदालतें, भारत का जुडिशियल सिस्टम सबसे ऊपर है। हालांकि नरेंद्र मोदी इस तथ्य से लगातार इनकार करते रहे हैं। उल्टे वो ये आरोप लगाते हैं कि इस तरह की बातें कहकर विपक्ष लोगों में संस्थाओं का भरोसा कम कर रहा है। अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेरिस में साइंसेस पो नाम की एक रिसर्च यूनिवर्सिटी में बतौर इंडिया एक्सपर्ट काम करने वाले क्रिस्टोफे जेफेलॉट को भी कोट किया है, जो कहते हैं कि इमरजेंसी से तुलना करें तो उसमें भी विपक्षी दलों की पर तरह तरह के आरोप लगाकर जेल में डाला जाता था और नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं, बस उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है। बीजेपी की संघी पॉलिटिक्स पर लंबे समय से नजर रखने वाले कॉलमिस्ट नीलांजन मुखोपाध्याय को कोट करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जिस तेजी से राहुल गांधी के मामले में फैसला आया है, अगर उसी तेजी से बीजेपी नेताओं पर फैसला आने लगा तो ये पार्टी देश में कहीं टिक ही नहीं पाएगी। अखबार लिखता है कि जिस तरह से राहुल गांधी को सजा दी गई है, लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला था। पिछले साल जब इस मुकदमे की सुनवाई में लगे जज ने सुनवाई तेज करने की कोशिश की, तो राहुल गांधी पर मुकदमा दायर करने वाले पूर्णेश मोदी
हायर कोर्ट चले गए और अपने ही मुकदमे पर की सुनवाई पर स्टे ले लिया कि सुनवाई बंद कर दी जाए। मगर पिछले महीने जैसे ही उस अदालत में एक नए जज साहब आए, स्टे की दरखास्त अचानक वापस ले ली गई। आपको याद दिला दें कि महीने भर से ही दुनिया भर में अडानी के घोटाले छपने शुरू हुए हैं और तकरीबन इतने ही वक्फे से राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के संबंधों की असलियत पूछनी और लोगों को बतानी शुरू की है। ये तो रही बात 30 मार्च 2023 के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की। इसके ठीक एक दिन पहले यानी 29 मार्च को जारी न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज डिस्पैच में अखबार ने इस राज पर से पर्दाफाश किया है कि नरेंद्र मोदी अदालतों का उपयोग या प्रयोग कैसे कर रहे हैं। अखबार की सीनियर न्यूज एसोसिएट मारिया क्यूटर लिखती हैं कि आलोचक और विश्लेषक कह रहे हैं कि जुडिशरी को कमजोर करके नरेंद्र मोदी खुद को और बीजेपी वालों को बचा रहे हैं। हिंदुत्व के खच्चर पर सवार होकर नरेंद्र मोदी आए और अब इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को बेंड कर रहे हैं। ऐसा वो जजों को संसद, सरकार या सरकारी कमीशनों पे पद देने का लालच देकर के कर रहे हैं। इसी अखबार में 18 मार्च को 2 बार के पुलित्जर पुरस्कार विजेता निकोलस क्रिस्टोफ लिखते हैं कि दिल्ली भर में इन दिनों नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हैं जिसमें उनको ग्रेट मॉडर्नाइजिंग प्राइम मिनिस्टर बताया गया है जो देश को आगे लेके जा रहा है। मगर ये पोस्टर एक और हिंट देते हैं और वो ये कि उनका जो पर्सनालिटी कल्ट है और जो तानाशाही रवैया है वो भारत को पीछे धकेल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में पत्रकार निकोलस क्रिस्टोफ लिखते हैं कि भले ही मोदी चुनाव में अच्छा करें, दुनिया भर में रहने वाले ढेरों भारतीयों का मानना है कि नरेंद्र मोदी भारत में सेकुलरिज्म और सहिष्णुता का नाश मार रहे हैं। दुनिया भर में फैले भारतीयों में डर है कि नरेंद्र मोदी भारत को एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं जहां रिलीजियस माइनॉरिटीज स्पेशली मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। लंबे समय से गाय के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। इसी महीने मार्च में बिहार में एक युवक को बीफ रखने के आरोप में पीट पीट कर मार डाला गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में निकोलस लिखते हैं कि मोदी ने भारत की मीडिया का सत्यानाश कर डाला है और भारत के लोगों को सिर्फ ट्वीट करने के लिए जेल में डाला जा रहा है। स्वीडन के वीडैम इंस्टीट्यूट ने एक नई रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक देशों की सूची से हटाकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की लिस्ट में डाल दिया है और उसमें भी 179 देशों की लिस्ट में उसे 108 नंबर पर रखा गया है। उन्होंने बेयरफुट कॉलेज के फाउंडर बंकर राय को कोट किया है जिसमें वो कहते हैं कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद डरावना है और उनको लगता है कि देश अब पूरी तरह से तानाशाही की ओर जा रहा है। निकोलस कहते हैं कि एक वक्त था जब भारत दुनिया भर के पत्रकारों के लिए एक सपना था क्योंकि यहाँ कई तरह की मजबूत आवाजें थीं। लेकिन अब जब निकोलस किसी से मोदी के बारे में बात करते हैं तो लोग चुप लगा लेते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था ने प्रेस फ्रीडम की लिस्ट में दुनिया के 180 देशों में भारत को 150वीं रैंक दी है। इससे पहले कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन ने तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एकदम खुले तौर पे ये लिख चुकी हैं कि यहाँ पत्रकारों के ऊपर डर के बादल मंडराते रहते हैं। निकोलस लिखते हैं कि एशिया से एक पाठ ये मिलता है कि अर्थव्यवस्था तानाशाही में भी पनप सकती है, मसलन चीन, ताइवान या साउथ कोरिया, मगर धार्मिक उग्रवाद से लिपटी तानाशाही शिक्षा और इकोनॉमिक सिस्टम की सांस बंद कर देती है। ऐसा भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में आज भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान जब बना तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य था, मगर 1977 में जियाउल हक ने, नए तानाशाह ने, उससे ये दर्जा छीनकर उसे मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान लगातार पाताल लोक की ओर जा रहा है। अगर ऐसा भारत के साथ होता है तो ये बेहद डरावने सपने की तरह होगा क्योंकि धार्मिक उग्रवाद की लपटें सब कुछ जला देती हैं। निकोलस कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि भारत नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं करने देगा। निकोलस कहते हैं कि उनकी नजर में मोदी का कद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो अपनी योजनाओं का जमकर प्रचार प्रसार करते हैं, भले उनका रिजल्ट फिसड्डी हो। मसलन मोदी ने जो शौचालय की योजना शुरू की थी उसके बारे में कहा गया था कि अब पूरे देश में हर घर में शौचालय है, मगर ये सफेद झूठ था। 2020-21 में आया नेशनल सर्वे बताता है कि 21% भारतीय घरों में अभी भी शौचालय नहीं है।
इन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि धुआं और प्रदूषण कम हो, मगर हर साल लगभग 6 लाख भारतीय इनडोर एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। निकोलस लिखते हैं कि हाल के वर्षों में मोदी की इस तरह की तानाशाही काफी बढ़ी है और उन्होंने सिविल सोसाइटी पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में निकोलस पूछते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो भारत को पाकिस्तान बनने से कौन रोकेगा?